अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है इसको अमूमन पेट का वायरस कहा जाता है। अगर आपको कभी पेट का वायरस हुआ हो तो शायद आप जानते हों कि इसकी अलामात क्या होती हैं। इसमें शामिल है डायरिया, उल्टी होना और नौजिया और डिहाइड्रेशन भी, यानी पानी की कमी। अब वो चीज़ क्या है जिसकी वजह से ये अलामात पैदा होती हैं? अब जो लफ्ज़ है पेट का वायरस, इसी में इशारा मौजूद है। कभी कभी गैस्ट्रोइंटेराइटिस किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है किसी तरह के वायरस की वजह से, और असल में कई तरह के वायरसेस हैं जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। इनमें से कुछ मिसालें हो सकती हैं जैसे कि एडेनो वायरस, सैपा वायरस, रोटा वायरस, नोरो वायरस और एस्ट्रो वायरस। तो बहुत से मुख्तलिफ वायरसेस वजह बन सकते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, और ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि अगर इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल? अगर आपका वायरल इन्फेक्शन है तो आपका जो डायरिया होता है वो पानी पानी जैसा होता है, और जब आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डायरिया में थोड़ा सा ब्लड यानी खून भी शामिल होता है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है इनको ज़्यादा बुखार भी होगा। अब वायरस आपके सिस्टम में या आपके निज़ाम में दाखिल कैसे होता है? ये अमूमन फीकल से ओरल ट्रांसमिशन के दौरान होता है। तो ऐसा कोई इंसान जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है पहले से, इसका फीसिस यानी इसका फुजला जो है वो आलूदा होगा वायरस से। कह लें कि आप जानते हैं किसी को जिसको ये बीमारी है और वो बाथरूम गया है या बैतुल खला गया है और फिर वो अपने हाथ सही तरह से नहीं धोता। अब चूंकि इन्होंने अपने हाथ सही से नहीं धोए हैं, इनके हाथों में ये पैथोजन थोड़ा सा रह जाएगा और फिर शायद वो बाहर जाकर किसी चीज़ को छू लें, जैसे कि खाना या पानी, और फिर शायद आप भी उसी चीज़ को हाथ लगा लें, और इस तरह शायद कुछ पैथोजेंस आपके हाथों में भी आ जाएं, और फिर अगर आप वायरस को एक्सेस दे दें अपने मुंह का तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब एक बार ये आपके सिस्टम में दाखिल हो जाता है तो ये असल में करेगा क्या? तो आए नज़र डालते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर। आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ एक दीवार सी होती है, बिल्कुल इसके साथ साथ ये होती है। ये दीवार जाती है आपके पेट के ऊपर से, आपकी छोटी आंतों के ऊपर से, वगैरह वगैरह। हम इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वॉल कहते हैं। इस दीवार पर मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ और इसे हम करीब से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद हैं इधर, और मैं गौर करना चाहती हूँ इस हरी लेयर पर। यहाँ इस लेयर को कहते हैं एपिथीलियम। इसमें वो सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं हजम और जज्ब करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा और पानी। वायरसेस जो होंगे वो हमला करेंगे एपिथीलियम पर। तो एपिथीलियम के एक सेल पर हम यहाँ जूम इन करते हैं और इसे करीब से देखते हैं। तो जनाब ये है हमारा एपिथीलियल सेल। ये बहुत सारे अहम फंक्शंस निभाएगा, जैसे कि हजम करना और जज्ब करना। कह लें कि इस सेल का सामना होता है एक वायरस से। सबसे पहले तो ये वायरस बना हुआ किस चीज़ से है? तो शुरू में हमारे पास है ये कैप्सिड स्ट्रक्चर यहाँ पर, और ये असल में बना हुआ होता है प्रोटीन्स से। और इस कैप्सिड के अंदर आपके पास होते हैं एक तरह के न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें शामिल डीएनए या आरएनए हो सकता है। ये वायरस जो है ये रेप्लिकेट करना चाहता है, लेकिन इसके पास वो एंजाइम्स नहीं होते जो चाहिए होते हैं ये काम करने के लिए। तो अब ये ऐसा कैसे करेगा? तो सेल के पास वो सारी मशीनरी मौजूद है ये करने के लिए। इसके पास वो सारे एंजाइम्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल प्रोटीन्स बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल न्यूक्लिक एसिड्स भी। तो वायरस जो है वो असल में इस एपिथेलियल सेल पे हमला करेगा, और ऐसा करने में ये एक तरह से इसको हाईजैक कर लेगा। तो पास होंगे सारे एंजाइम्स यहाँ पर इधर। ये एंजाइम जिम्मेदार होंगे डीएनए और प्रोटीन्स जैसी चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए या इन्हें बनाने के लिए। तो जो वायरस है वो इन एंजाइम्स का फ़ायदा उठाएगा, और फिर अचानक से आपको मिल जाते हैं कई सारे वायरल प्रोटीन्स, बहुत सारे वायरल न्यूक्लिक एसिड्स भी मिलेंगे। ये फिर एक साथ आपस में मिलकर बनाएंगे नए वायरसेस।
फिर वायरसेस इसके बाद सेल से निकल सकते हैं और जाकर मज़ीद एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर आपके पास एक सेल है जिसको अचानक एक वायरस बनाने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ वायरसेस जो हैं वो असल में बंद कर देगा बहुत सारे फंक्शंस इस एपिथेलियल सेल के। शायद ये रिहा करे कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं एपिथेलियल सेल को। मिसाल के तौर पर ये रोक देगा एपिथेलियल सेल को पानी जज्ब करने से। ये कुछ प्रोटीन्स को भी डीएक्टिवेट कर सकता है जो इंटेस्टिनल गट लाइनिंग पे मौजूद होते हैं और जिम्मेदार होते हैं खाना हजम करने के लिए। तो एक तरह से ये एपिथेलियल सेल को अपना काम करने से रोक देता है और बना देता है इसको एक वायरस बनाने वाली फैक्ट्री। अब कह लें कि आपको है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस और आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर अब क्या करेगा? वो शायद आपको स्टूल सैंपल्स लाने को कहे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि पैथोजन जो है वो वायरस है या नहीं, क्योंकि याद रखें कि फीसिस जो है वो कंटैमिनेटेड होती है पैथोजन से। वो कुछ ब्लड टेस्ट्स भी कर सकते हैं, ज़्यादातर ये देखने के लिए कि वो इंसान डिहाइड्रेटेड है या नहीं। एक बार जब डॉक्टर्स ये सारे टेस्ट्स मुकम्मल कर लेते हैं और वो तस्दीक कर देते हैं कि आपको वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो अब क्या कर सकते हैं? अमूमन जो इसकी अलामात हैं वो चंद दिनों से एक हफ्ते तक चलती हैं। तो लोग कुछ ख़ास दवाइयाँ नहीं लेते जब इनको वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। एंटीबायोटिक्स भी सूरत हाल में फ़ायदेमंद नहीं होंगी क्योंकि वो सिर्फ टारगेट करती हैं बैक्टीरिया को, वो वायरसेस को टारगेट नहीं करती। तो इसलिए इस सूरत हाल में एंटीबायोटिक्स देना सही नहीं होता। हालांकि अगर आपको इन अलामात को ठीक करना है तो जो सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि बहुत सारे फ्लूइड्स पिएं, बहुत सारा पानी पिए, बहुत सारे जूसेस पिएं जिसमें नमक और चीनी शामिल हो ताकि इस डिहाइड्रेशन से छुटकारा पा सकें। तो ये कुछ तरीके हैं वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस को डायग्नोज करने के और इसको सही करने के। सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं इस वायरल से दूर रहने के लिए वो है आपकी अपनी हाइजीन अच्छी रखना, अपनी सफाई बहुत अच्छी रखना, हमेशा अपने हाथ धोएं, खाना हमेशा सफाई से पकाएं, साफ़ पानी पिएं वगैरह वगैरह। और एक और जो तरीका है जिससे हम अपने आप को वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचा सकते हैं वो है वैक्सीनेशन। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता क्या है, किस तरह से होता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।